हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी ब्लॉग्स विद शिवेंद्र। आज हम लोग सेक्शन 11 पढ़ेंगे एविडेंस एक्ट का। इससे पहले हम लोगों ने सेक्शन 10 तक कवर कर लिया है। आज 11 को देखते हैं। 11 देखिए, पढ़ने से पहले ये समझ लेना ज़रूरी होता है कि सेक्शन 11 का रोल क्या है, हमारे कंपटीशन में क्या रोल है। तो सेक्शन 11 जो है ये प्री के हिसाब से भी इम्पॉर्टेंट माना जाता है सेक्शन, और मेंस में भी आपको लिखने के लिए आते हैं। और सेक्शन 11 का जो दृष्टांत है, प्रॉब्लम्स बेस जो है, वो वहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो इसके दृष्टांत जो हैं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इनको ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, आपको प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछे गए भी हैं। आप उठा के अनसॉल्व्ड पेपर देखेंगे तो चाहे जी का पेपर हो या एपीओ का हो या किसी अन्य अदर स्टेट का हो, वहाँ सेक्शन 11 को पूछा गया है। इसलिए ये एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है आपका, ठीक है। तो सेक्शन 11 को हम लोग देखते हैं कि आखिर 11 है क्या। सेक्शन 11 में देखिए, ध्यान से पढ़िएगा। बेयर एक्ट प्लीज़ अपना खोल लीजिए आप लोग, उसके साथ साथ चलिएगा। सेक्शन 11 के अंतर्गत यह कहा गया है कि वे तथ्य जो अन्यथा सुसंगत नहीं है उस समय सुसंगत माने जाते हैं जब वे किसी विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य से असंगत है। ध्यान रखिएगा, यहां असंगत बात की गई है, असंगत है, या वे किसी विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य के अस्तित्व या अनस्तित्व को अत्यंत अधिसंभाव्य या अनधिसंभाव्य बनाते हैं। ठीक है, इतनी बात सेक्शन 11 में बताई गई। सेक्शन 11 का फिर ठीक से पढ़ते हैं हम लोग। क्या कहा गया जा रहा है सेक्शन 11 के अंतर्गत? वे तथ्य जो अन्यथा सुसंगत नहीं है। ध्यान रखिएगा, पहली चीज तथ्य। तथ्य क्या होता है, इसके विषय में हमने सेक्शन 3 में आपको बताया था कि फैक्ट क्या होता है। फैक्ट दो प्रकार के, एक मानसिक तथ्य मेंटल फैक्ट, और दूसरा एक भौतिक तथ्य होता है और दूसरा मानसिक तथ्य होता है। ठीक है, फिजिकल फैक्ट एंड मेंटल फैक्ट, दो प्रकार के तथ्य होते हैं। तो उस तथ्य की बात की जा रही है यहाँ पे। देखिए, यही फायदा है। सेक्शन 3 में हमने बताया था आपसे कि जितने जितने पॉइंट हैं उन सभी का रोल हमें आगे मिलेगा, और जिस किसी ने सेक्शन 3 को कायदे से पढ़ लिया वह पूरा एविडेंस अपने हाथ में मुट्ठी में कर लिया है, ये आप जान लीजिए। तो यहाँ तथ्य की बात हो रही है। तथ्य क्या है हमने बता दिया है, वे तथ्य जो अन्यथा सुसंगत नहीं है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ कहा जा रहा है अन्यथा सुसंगत नहीं है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, अन्यथा सुसंगत नहीं है। आपको हमने बताया था सेक्शन 5, सेक्शन 5 आपको पता होगा कि क्या है, ये इंपॉर्टेंट था। सेक्शन 5 में यह था कि किन तथ्यों का साक्ष्य दिया जा सकेगा, तो बताया गया कि सिर्फ विवादक या सुसंगत तथ्यों का ही साक्ष्य दिया जा सकता है, अन्यों का नहीं दिया जा सकता। सेक्शन 5 में बताया गया। ठीक, अब सुसंगतता हम कैसे पता करते हैं? यह कह रहा है कि वे तथ्य जो अन्यथा सुसंगत नहीं है उस समय सुसंगत माने जाते हैं। सुसंगतता हम कहाँ पता करते हैं? सेक्शन 6 से लेकर 55 तक। यदि किसी कोई तथ्य को सुसंगतता हमें दर्शाना है तो इसकी परिधि में आना चाहिए, तो वे तथ्य सुसंगत माने जाते हैं 6 से 55 तक की परिधि में। यदि मान लीजिए इस परिधि में कोई तथ्य सुसंगत नहीं आया, ठीक है, सुसंगत नहीं हो पा रहा है, तो वो कहाँ जाएगा? तब वो चीज जाती है सेक्शन 11 में कि वो सुसंगत नहीं है। सुसंगत कहाँ है? 6 से 55 तक बताया गया। वो चीजें, वो तथ्य सुसंगत होते हैं जो 6 से 55 तक बताए गए हैं। बट ये ध्यान दीजिए, अन्यथा सुसंगत नहीं है। अन्यथा यदि यहाँ सुसंगत नहीं है तो उस समय सुसंगत माने जाते हैं। कब माने जाते हैं ये बताया जा रहा है। ये दो परिस्थितियां बताई जा रही हैं जबकि सुसंगत माने जाएंगे। ये दो चीजें, ये दो परिस्थितियां बताई जा रही हैं कि कब वो चीजें सुसंगत मानी जाएंगी और कहाँ मानी जाएंगी। वो सेक्शन 11 में बताया जा रहा है कि यहाँ मानी जाएंगी। ठीक, सेक्शन 11 में मानी जाएंगी। क्या परिस्थितियां हैं? ये दो परिस्थितियों को हमें पढ़ना है। फिर से देखते हैं।
वे तथ्य जो अन्यथा सुसंगत नहीं है, मतलब इसकी परिधि में नहीं आ रहे हैं 6 से 55 में, अन्यथा सुसंगत नहीं है, उस समय सुसंगत माने जाते हैं। ध्यान रखिएगा, जब कोई फैक्ट कहीं सुसंगत नहीं माना जाता तो वो सेक्शन 11 में सुसंगत माना जाएगा। कब माना जाएगा? ये परिस्थितियां दर्शाती हैं, 2 परिस्थितियां दर्शाती हैं जब यह सुसंगत माना जाता है। तो कब माना जा रहा है? वे तथ्य जो अन्यथा सुसंगत नहीं है उस समय सुसंगत माने जाते हैं जब, ध्यान दीजिएगा, पहला है कि वे किसी विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य से असंगत है। असंगत, या हम इसको कहें असंगत या विरोधाभासी है। विरोधाभासी हैं, ठीक है, विरोधाभासी हैं। असंगत या विरोधाभासी हैं, तब वो चीजें सुसंगत मानी जाती हैं। तो वे किसी विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य से असंगत है। ठीक, इसका एक दृष्टांत है। आप पहला दृष्टांत इसका पढ़ेंगे समझने के लिए इस चीज को। उसमें यह दृष्टांत में यह बताया गया है कि कोई मान लीजिए ए नाम का व्यक्ति है, इसके ऊपर क्या आरोप लगाया गया है ए नाम के व्यक्ति के ऊपर कि इसने भाई कोई अपराध कारित किया है, जो कहाँ किया है, मान लीजिए प्रयागराज में किया है। प्रयागराज में कोई अपराध इसने कारित किया, ए द्वारा कारित किया जा रहा है कोई अपराध प्रयागराज में। अब प्रश्न यह उठता है यहाँ पर, विवादित तथ्य क्या है कि क्या ए अभियुक्त है उस अपराध का, क्या ए ने उस अपराध को कारित किया, ये आपका क्या है, विवादित तथ्य है। तो अब इसको कौन साबित करेगा? अब यदि अभियोजन द्वारा यह दर्शाया गया है कि ए ने यह अपराध कारित किया, तो अब ए के ऊपर यह बारी आ जाती है, सबूत का भार आता है कि ए चले यह साबित करे कि हम उस समय यहाँ उपस्थित नहीं थे प्रयागराज में। तो ए द्वारा यदि यह कह दिया जाता है कि भाई हम प्रयागराज में उपस्थित नहीं थे, अपितु कहाँ थे, ये कहते हैं हम उस समय दिल्ली में थे, ये कहते हैं हम उस समय दिल्ली में थे, तो ये चीजें क्या हैं, ये सुसंगत मानी जाएंगी। ठीक है, सुसंगत मानी जाएंगी। यहां देखिए, असंगत का मतलब क्या होता है कि यदि एक तथ्य साबित हो गया तो दूसरे को साबित मान लिया जाता है। असंगत का तात्पर्य ये है, ठीक है, यदि एक तथ्य साबित तो दूसरा तथ्य साबित होगा यहाँ पर। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, ए पर आरोप लगाया गया कि उसने प्रयागराज में कोई अपराध कारित किया। ए क्या करते हैं, दर्शाते हैं, बताते हैं कि नहीं भाई, जिस टाइम पर, जिस समय पर, जिस स्थान पर यह वारदात हुई है उस समय मैं प्रयागराज में नहीं बल्कि दिल्ली में था, और दिल्ली में मेरी कोई मीटिंग चल रही थी उस समय था, या कहीं होटल में मैं ठहरा हुआ था, वहाँ था। वो बताएंगे कि भाई होटल का आप रजिस्टर ले लीजिए, वहाँ मेरा नाम दर्ज है, टाइम दर्ज है, ये सब चीज़ें ए द्वारा बताई जाएंगी। तो ये क्या होगा, ये अपनी उपस्थिति बता रहे हैं कि जिस समय यह वारदात हुई वहाँ मैं नहीं था बल्कि कहीं अन्य जगह था। तो ये चीज़ें क्या हैं, ये आपका उस चीज़ों से असंगत चीज़ें बता रही हैं। ठीक है, कि क्या ए द्वारा अपराध किया गया, ये विवादित तथ्य है, विवादित तथ्य को काट रही हैं कि नहीं, ये इसके द्वारा अपराध नहीं किया गया है। क्यों? क्योंकि यह कहीं अन्य जगह था। तो जब कोई व्यक्ति दिल्ली में स्थित है तो प्रयागराज में कोई अपराध कारित नहीं कर सकता उस समय। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पर बताई गई। अब देखिए, एक चीज़ और यहाँ पर आती है, इसी पहले जो दृष्टांत है उसी को कहा जाता है अन्यत्र उपस्थिति, प्ली ऑफ एलिबाई कहा जाता है। इस मामले को यहाँ मैं लिख दूं, प्ली ऑफ एलिबाई। ठीक है, प्ली ऑफ
एलिबाई। इसका हिंदी क्या है? हिंदी है अन्यत्र उपस्थिति। अन्यत्र उपस्थिति इसको कहा जाता है, अन्यत्र उपस्थिति कहा जाता है। प्ली ऑफ एलिबाई को अन्यत्र उपस्थिति कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, प्ली ऑफ अन्यत्र उपस्थिति किसे कहा जाता है? आपको ये कहा जाए कि अन्य प्ली ऑफ एलिबाई के विषय में आप लिखिए, तो प्ली ऑफ एलिबाई के विषय में आप बताएंगे कि अभियुक्त का अपराध किए जाने के समय अन्य स्थान पर विद्यमान रहने का साक्षी प्ली ऑफ एलिबाई कहा जाता है। तो ये प्ली ऑफ एलिबाई कौन साबित करता है? अभियुक्त साबित करता है, ये ध्यान रखिएगा। ये कौन करेगा? ये अभियुक्त करेगा, अभियुक्त, ठीक है। ये अभियुक्त साबित करता है कि जिस समय वह अपराध कारित किया गया उस समय में वहां पर उपस्थित न होकर बल्कि कहीं अन्य जगह पर उपस्थित था। ये चीजें अन्यत्र उपस्थिति के विषय में थी, और अन्यत्र उपस्थिति के विषय में कौन साबित कर रहा है? यहाँ ए क्या है? अभियुक्त व्यक्ति है। इसी के ऊपर यह आरोप लगाया गया है कि ये इस व्यक्ति द्वारा यह अपराध कारित किया गया है। ठीक, फैक्ट इन इशू क्या है हमारा? फैक्ट इन इशू यही है कि क्या ए द्वारा अपराध कारित किया गया। अब फैक्ट इन इशू के एवज में यह बताएंगे कि नहीं भाई, उस समय जब अपराध किया तो हम वहाँ नहीं थे बल्कि कहीं अन्य जगह थे। तो इसी चीज को कहा जा रहा है प्ली ऑफ एलिबाई, अन्यत्र उपस्थिति। यह साबित करेगा अभियुक्त, ध्यान रहे। अच्छा, अब इसी से संबंधित कुछ मैटर हैं आपके, किस केस लॉ है। एक केस लॉ आपका है, मोस्ट इंपॉर्टेंट केस लॉ है, इसको ध्यान रखिएगा। ये है दूधनाथ पांडे वर्सेस उत्तर प्रदेश राज्य का मामला है। इसमें क्या कहा गया था कि यदि अभियुक्त एलिबाई का, प्ली ऑफ एलिबाई का डिफेंस लेना चाहता है तो अभियुक्त को यह साबित करना होगा कि अभियुक्त अपराध की तारीख को अपराध की जगह से, अपराध की तारीख को अपराध की जगह से इतना दूर था कि उसका किसी भी तरीके से शारीरिक रूप से उपस्थित रहना असंभव था। ठीक है, ये अभियुक्त को साबित करना होता है। ये किस में कहा गया? दूधनाथ पांडे वर्सेस उत्तर प्रदेश राज्य, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका केस है, 1981 का मामला था। इसी में यह बात की गई कि जब वह अपराध कहीं घटित हुआ है, उस अभियुक्त व्यक्ति को ही यह साबित करना होगा कि जब वह अपराध घटित हुआ तो मैं शारीरिक रूप से, ध्यान रखिएगा, शारीरिक रूप से मैं उस जगह पर उपस्थित नहीं था बल्कि कहीं अन्य जगह उपस्थित था। यह इस व्यक्ति को साबित करना होता है। अब देखिए, इसी में एक मामला और आता है। प्रश्न यह उठता है कि यदि कोई व्यक्ति प्ली ऑफ एलिबाई को साबित न कर पाया तो फिर क्या होगा? तो क्या उसे दोष सिद्ध कर दिया जाएगा? प्रश्न ये है कि कोई व्यक्ति है, मान लीजिए वो प्ली ऑफ एलिबाई, मान लीजिए यही है, ये है, ये क्या, ये मान लीजिए अपना प्ली ऑफ एलिबाई साबित नहीं कर पाए तो क्या इन्हें दोष सिद्ध कर दिया जाएगा? प्रश्न ये उठा। कहाँ उठा? इस मामले में उठा। इन दोनों केसों में यह मामले में यह प्रश्न उठा कि यदि इस व्यक्ति द्वारा प्ली ऑफ एलिबाई साबित नहीं कर पाता है यह व्यक्ति, तो क्या इसे दोष सिद्ध कर दिया जाए? तो न्यायालय ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा नहीं है। तब अभियोजन पक्ष को यह साबित करना होगा कि अभियुक्त उस समय वहां उपस्थित था। कौन करेगा? अभियोजन पक्ष। आरोप कौन लगाया? अभियोजन पक्ष कि ए वहां उपस्थित था। ठीक है, यदि ये नहीं साबित कर पाए, भाई सबूत का बाहर है, आप पढ़ेंगे आगे चीजें जब बदलती हैं, ठीक है, तो क्या होगा कि जब ए साबित नहीं कर पा रहा है, अभियुक्त साबित नहीं कर पा रहा है कि मैं वहां उपस्थित नहीं था,
तो अब बारी किसकी है? अभियोजन चले साबित करे कि ये वहाँ उपस्थित थे, चले साक्ष्य दें, न्यायालय को संतुष्ट करें कि हाँ ये वहाँ पर उपस्थित थे। यदि वो नहीं कर पा रहे हैं तब ये करें भाई कि ये बताएं अपने पक्ष में कि भाई वो मैं वहाँ नहीं बल्कि कहीं अन्य जगह पे था, तब ये साबित करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें आपकी इस मामले में कही गई है। सखाराम वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी 1952 सुप्रीम कोर्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट केस। शंकरलाल वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1921 सुप्रीम कोर्ट। इन दोनों मामलों में ये बात कही गई जो अभी मैंने आपको बताई। देखिए सेक्शन 11 में जो है आपका पूछा गया जाता है प्री के हिसाब से, आप देखेंगे आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, प्ली ऑफ एलिबाई ये कहाँ है, किस सेक्शन में किस सेक्शन को प्ली ऑफ एलिबाई कहते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आप बताएंगे सेक्शन 11 को हम प्ली ऑफ एलिबाई के नाम से जाना जाता है। प्ली ऑफ एलिबाई का मतलब क्या है? अन्यत्र उपस्थिति, कहीं और अन्य जगह उपस्थिति, इसी को कहते हैं प्ली ऑफ एलिबाई। देखिए इतनी चीजें हो गई। अब सेकंड हम आते हैं। सेकंड है कि वे किसी विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य के अस्तित्व या अनअस्तित्व को अत्यंत अधिसंभाव्य या अनधिसंभाव्य बनाते हैं। ठीक है, इसका क्या मतलब है? इसको भी हम दृष्टांत के माध्यम से समझेंगे, सेकंड दृष्टांत के माध्यम से। दूसरा जो दृष्टांत आपका है, देखिएगा मैंने पहले बताया कि दोनों दृष्टांत आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़िएगा आप इनको। प्रॉब्लम बना के पूछा जाता है, आप इससे रिलेटेड करेंगे, इस चीज़ को लिखना होगा आपको सेक्शन 11 को, ध्यान रखिएगा, तभी आप बता पाएंगे वहाँ पर। तो सेकंड वाला जो दृष्टांत है उसको मैं बताता हूँ। उसमें क्या होता है कि मान लीजिए एक ये कमरा है, ये एक कमरा है, इसमें मान लीजिए ए नाम के व्यक्ति हैं, बी नाम के व्यक्ति हैं, सी नाम के हैं और डी नाम के हैं। 4 लोग हैं इस कमरे में बंद। अब मामला यह है कि ना कोई अब इस कमरे में अंदर आ सकता है ना कोई बाहर जा सकता है, ऐसा वो पैक है, कोई आ नहीं सकता। ठीक है, अब परिस्थितियां ऐसी विद्यमान है उस समय कि इन 4 में से एक की हत्या कारित हो जाती है, मर जाता है एक आदमी। एक मान लीजिए डी को मार देते हैं, ये मर जाते हैं। अब 3 लोग बचे, ए बी सी। अब क्या हुआ? क्या शंका होगी? शंका यही होगी ना, ये अधिसंभाव्य होगा कि इन तीनों में से कोई ना कोई तो इनका काम तमाम किया है, चाहे ए किए हो, बी किए हो, सी किए हो। बट जब यह परिस्थितियां आपके पास विद्यमान हो कि मान लीजिए बी जो है, बी को पैरालिसिस हुआ है, पैरालिसिस समझ लीजिएगा। ठीक है, पैरालिसिस हुआ है बी को, इनको ये इनकी स्थिति ही नहीं है कि वो हिल डुल सके, एक हाथ एक उंगली तक हिला नहीं सकते वो बी जो है। अब सी क्या है? सी को समझ लीजिए आप, या तो ये सीकड़ से बंधे हुए हैं, एग्जाम्पल के तौर पे जो सीकड़ नहीं होती उससे बंधे हुए हैं, ये भी हिल डुल नहीं सकते, इनका हाथ पाँव सब एक खंभे में ऐसे करके बंधा हुआ है इनका। अब ये भी कुछ काम नहीं कर सकते। अब बचे ए। अब क्या होगा कि ए के ऊपर यह शंका की तलवार चलेगी कि ए के द्वारा ही इस व्यक्ति की हत्या कारित की गई है। ये क्या है? ये चीजें पूरा अधिसंभाव्य बना देती हैं, ये चीजें अधिसंभाव्य बना देती हैं ए के लिए कि ए के द्वारा ही डी को मारा गया होगा। और अनधिसंभाव्य क्या चीजें हैं कि बी और सी इसको मार ही नहीं सकते, क्योंकि ए तो बी जो है वो हिलडुल नहीं सकता, रोग से ग्रसित है, पैरालिसिस से ग्रसित है, और जो सी है उसको सीकड़ में बांधा गया है, वो वैसे नहीं मार सकता। तो 2 तो ऐसे कट गए, बचे 1। तो 1 बचे जो ए हैं वो स्वस्थ हैं, ठीक ठाक हैं, खुले हैं, हाँ तगड़े हैं, और इन्हीं के द्वारा इनको मारा गया। तो क्या हुआ?
अधिसंभाव्य क्या हुआ कि ए के द्वारा इनको मारा गया है डी को। अनधिसंभाव्य क्या कि बी और सी इनको नहीं मार पाएंगे, ये ऐसे हैं, पैरालिसिस हुआ इनको, ये सीकड़ बंधे, ये नहीं मार सकते हैं। ठीक है, तो अस्तित्व क्या हुआ कि ये ए के द्वारा डी को मारा गया। ये चीजें आपकी यहाँ पे सुसंगत मानी जाएंगी। ठीक, आई होप आपको इतना चीजें समझ में आई होंगी जितना मैंने बताया है अभी तक। अब इसमें क्या आगे पढ़ना है आपको, देखिए एक और चीजें इंपॉर्टेंट है। जब कभी भी आपको सेक्शन 11 लिखने को आए तो देखिए कुछ स्पीड मेरी भले ही कुछ धीमे रहे, मगर आपको कुछ एक्स्ट्रा मैं दे ही जाता हूँ। और जब आप ये जो एक्स्ट्रा मैं दे जाता हूँ, ये आपका प्री और मेंस दोनों में काम देगा। मैं इतनी गर्मी में मेहनत कर रहा हूँ तो कुछ एफर्ट आप भी करिए कि कम से कम सुन तो लीजिए कि क्या मैं बता रहा हूँ। ठीक है, यह काम की ही चीज़ है आपके। तो ये चीज़ें हो गई। अब इससे संबंधित जब आप सेक्शन 11 लिखेंगे तो 11 के साथ ध्यान रखिएगा कि सेक्शन कहाँ मैं बताऊँ, सेक्शन 103 का जिक्र करेंगे। ये इंपॉर्टेंट है। कौन सा 103? एविडेंस का। सेक्शन 103 एविडेंस का भी जिक्र यहाँ पे करेंगे। क्या है 103 के अंतर्गत? आप यह बताएंगे इसके अंतर्गत कि सेक्शन 11 के तथ्य विशेष तथ्य की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, सेक्शन 11 के तथ्य क्या है? विशेष तथ्य की श्रेणी में आते हैं। विशिष्ट तथ्य को साबित करने का भार सेक्शन 103 में आप पढ़ेंगे कि जिसको आपका जो कह रहा है उसी को साबित करना होता है, उन सब चीज़ों को। तो विशिष्ट तथ्य को की श्रेणी में आते हैं सेक्शन 11 के तथ्य। ठीक है, और इसलिए इसका बचाव या इसे कहने वाला व्यक्ति ही, इसका बचाव या इसे कहने वाला व्यक्ति ही इसे साबित करेगा। जो कह रहा है, ध्यान रखिएगा, ए व्यक्ति यहाँ पे हमने बताया था एग्जाम्पल में, जो कह रहा है कि मैं उस समय प्रयागराज में नहीं अपितु दिल्ली में था। यहाँ से समझिएगा कि ए के द्वारा यह कहा जा रहा है कि मैं जब अपराध घटित हुआ, जब वो घटना घटी तो मैं प्रयागराज में नहीं अपितु दिल्ली में था। तो यह कौन साबित करेगा? वो अभियुक्त व्यक्ति, वो व्यक्ति जो यह कह रहा है कि मैं वहाँ नहीं फला जगह था। तो चलो तुम साबित करो। 103 के अंतर्गत विशिष्ट तथ्य ना, विशेष तथ्य है जो आप ही जानते हो, कोई अन्य नहीं जानता इसके बारे में, तो आप चलो साबित करो उस चीज़ को। तो वही चीज़ आपको बताई जा रही है कि सेक्शन 11 के तथ्य विशेष तथ्य की श्रेणी में आते हैं, सेक्शन 11, और इसलिए इसका बचाव या इसे कहने वाला व्यक्ति ही इसे साबित करेगा। क्योंकि सेक्शन 103 के अंतर्गत जब कोई न्यायालय से यह चाहता है कि किसी विशिष्ट तथ्य के अस्तित्व को स्वीकार करे, कोई न्यायालय से यह चाहता है कि कोई वो न्यायालय किसी विशिष्ट तथ्य को स्वीकार करे, तो साबित करने का भार उसी व्यक्ति पर होता है। आप क्या कह रहे हैं? ए क्या चाह रहा है न्यायालय से? ए न्यायालय से यह चाह रहा है कि कह रहा है कि हुजूर आप मेरी बातों पर विश्वास करें, आप मेरी बातों पर यकीन करें। तो वो कैसे यकीन करेंगे? चलो साबित करो तब तो यकीन करेंगे, सिर्फ कहने से कर देंगे तो वो साबित कौन करेगा? सबूत का भार किस पे होगा? उस व्यक्ति पर जो न्यायालय से चाह रहा है, वह चीज़ों को चाह रहा है कि न्यायालय उस बातों पर, हमारी बातों पर विश्वास करे। तो वही व्यक्ति साबित करेगा, जो अभियुक्त व्यक्ति है जिस पर आरोप लगाया गया है, वह व्यक्ति साबित करेगा कि जब घटना घटित हुई तो मैं प्रयागराज में नहीं अपितु दिल्ली में था। तो वह व्यक्ति साबित करेगा 103 के अंतर्गत। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपकी हैं। अब लास्ट में एक चीज़ और बच गई आपकी कि प्ली ऑफ एलिबाई का प्रयोग कब नहीं किया जा सकता। ये ध्यान रखिएगा, प्ली ऑफ एलिबाई का प्रयोग कब नहीं किया नहीं हो सकता? तो टॉर्ट में नहीं हो सकता, मानहानि में नहीं हो सकता, वैवाहिक संबंधों में नहीं हो सकता, तलाक के संबंध में नहीं हो सकता। कौन कौन सा? मैंने बताया टॉर्ट में, मानहानि के संबंध में,
वैवाहिक संबंध में और तलाक के संबंध में प्ली ऑफ एलिबाई का यूज़ आप नहीं ले सकते, प्ली ऑफ एलिबाई का प्रयोग नहीं कर सकते, प्ली ऑफ एलिबाई का बचाव नहीं ले सकते इन सब चीज़ों में। ठीक है, तो ये पूरा सेक्शन 11 है। यदि आपको वीडियो मेरी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए अब देखिए, एक बार हम लोग फट से रिवीजन कर लेते हैं। सेक्शन 11 में हमने क्या पढ़ा? सेक्शन 11 में हमने पढ़ा कि पहले तो डेफिनेशन हमने पढ़ा कि सेक्शन 11 क्या है, सेक्शन 11 के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं, ये हमने पढ़ा। ठीक है, पहले आप जब भी बताएंगे सेक्शन 5 से उल्लेख करेंगे कि किन तथ्यों का साक्ष्य दिया जा सकता है। सेक्शन 5 में हमें बताया गया है कि किन तथ्यों का दिया जाएगा, विवादक या सुसंगत तथ्यों का दिया जाएगा। सुसंगत तक कहाँ बताई गई है? 6 से 55 तक बताई गई सुसंगतता। अगर इसके अंतर्गत कोई तथ्य नहीं आता तो कहाँ सुसंगत माना जाएगा? सेक्शन 11 के तहत सुसंगत माना जाएगा। कब माना जाएगा? ये 2 परिस्थितियाँ बताई गई कि तब माना जाएगा जब ये 2 परिस्थितियाँ विद्यमान हों, तब माना जाएगा कि सेक्शन 11 को सुसंगत माना जाएगा। फिर हमने क्या बताया कि आपको बताया कि प्ली ऑफ एलिबाई क्या होती है, इसके विषय में हमने बताया कि प्ली ऑफ एलिबाई क्या है। हमने केस लॉ बताया, 3 केस लॉ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट केस लॉ आपको प्री में भी पूछे जाते हैं और मेंस में तो आप इसको लिखेंगे ही लिखेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें हमने बताई। उसके साथ साथ हमने और बताया सेक्शन 103 बताया, एविडेंस एक्ट का ही 103, इससे आप जोड़ेंगे। इसके साथ लास्ट में मैंने ये बताया कि प्ली ऑफ एलिबाई का प्रयोग कब नहीं हो सकता, कब आप इसका बचाव नहीं ले सकते हैं, ये हमने बताया। तो कुल मिला के आप ये ध्यान रखिएगा, सेक्शन 11 का बचाव जब भी आप लेंगे, प्ली ऑफ एलिबाई का बचाव जब भी लेंगे, तो वो हमेशा अभियुक्त व्यक्ति लेता है। अभियुक्त व्यक्ति ही साबित करता है उन बातों को कि मैं उस समय वहाँ पर उपस्थित नहीं था। ठीक, तो इतनी चीज़ें सेक्शन 11 के विषय में थी। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम लोग सेक्शन 12 और 13 को कवर करेंगे। ये कोशिश करूँगा मैं कि एक दिन में 12 और 13 कवर हो जाए। थोड़ी लंबी जरूर वीडियो हमसे बन जाती है, फिलहाल चलिए हो जाता है। ठीक, ओके, थैंक यू।